नमस्कार। भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज की ओर से मैं स्वाति यादव भीष्म सीरीज ऑफ आईकेएस टॉक्स के जीवन का भारतीय प्रतिमान इस व्याख्यान माला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे मार्गदर्शक वक्ता है दिलीप केळकर सर। सर, आपको प्रणाम और आपका बहुत बहुत स्वागत। श्लोक से हम सत्र की शुरुआत करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। आज का हमारा विषय है राष्ट्र की व्यवस्थाएं। मैं केळकर सर से विनती करती हूँ कि वो अपना सेशन शुरू करें। धन्यवाद। अभी तक के विभिन्न व्याख्यानों में हमने राष्ट्र के जो अलग अलग पहलू होते हैं उनके बारे में जानने का प्रयास किया है। कुछ थोड़ा व्यवस्थाओं के बारे में भी हमने जाना है। आज हम राष्ट्र की व्यवस्थाओं के बारे में अधिक विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। मूलतः राष्ट्र क्या है, इसे एक बार हम पहले दोहरा लेंगे, तो फिर ऐसे राष्ट्र के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं आवश्यक होंगी इसका हम विचार कर पाएंगे। राष्ट्र को परिभाषित करना है तो कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है। समान जीवन दृष्टि रखने वाले लोगों का सुसंस्कृत, समृद्ध, सुरक्षित, स्वतंत्र, ऐसा सातत्यपूर्ण सामाजिक सहजीवन, इसे राष्ट्र कहते हैं। इनमें से एक एक शब्द का बहुत महत्व है, क्योंकि यह राष्ट्र की विशेषताओं का प्रतीक हैं। सातत्यपूर्ण इस शब्द का हम विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि राष्ट्र बना रहे, इसके लिए जो जो आवश्यक बातें हैं वह सातत्यपूर्ण सहजीवन में आती हैं। हम देखते हैं कि अभी तक विश्व भर में दर्जनों प्रकार की सभ्यताएं विकसित हुई। सुमेरियन, बेबीलोनियन, रोमन, ग्रीक, लेकिन ये सब जो सभ्यताएं हैं ये काल के प्रवाह में नष्ट हो गई। इनके जो राष्ट्र या जो नेशन निर्माण हुए थे, राज्य निर्माण हुए थे, उनकी व्यवस्थाएं, उनकी जीवन दृष्टि, उनका जीने का तरीका ये ठीक न होने के कारण यह सभ्यताएं टिक नहीं पाई और आज इनके केवल अवशेष हम देख पाते हैं। ऐसा भारतीय राष्ट्र के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में हुआ दिखाई नहीं देता। लाखों वर्षों पूर्व, रामायण काल से भी पहले हमारी जो मान्यताएं थी, सृष्टि निर्माण की मान्यताएं होंगी, मानव और मानव के परस्पर संबंधों के बारे में मान्यता होगी, हमारी व्यवस्थाएं होंगी, हमारे सामाजिक संगठन की प्रणालियां होंगी। यह सब लाखों वर्षों से
निरंतर चली आ रही हैं। तो इस दृष्टि से सातत्यपूर्ण का अर्थ है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाना, और केवल आगे बढ़ाना इतना ही नहीं, तो अगली पीढ़ी हमारी पीढ़ी से अधिक श्रेष्ठ बने, अधिक उन्नत बने, अधिक सर्वे भवन्तु सुखिना इस सार्वजनिक सामाजिक लक्ष्य को, और उसके साथ में ही व्यक्तिगत लक्ष्य जो मानव का है, जो अलग अलग स्तर का होता है, किसी का केवल इंद्रिय सुख तक का ही लक्ष्य होता है, तो किसी का परम सुख यानी मोक्ष का लक्ष्य होता है। वैसे तो हर व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष ही है। थोड़ा गहराई से जाकर कोई भी विचार करेगा तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि उसके जीवन का लक्ष्य तो मोक्ष ही है, और इसे हमने पहले के व्याख्यानों में समझने का प्रयास किया है। इस दृष्टि से यह सातत्यपूर्ण जीवन जो है, इसमें तो सर्वे भवन्तु सुखिना भी संपन्न हो सके, और व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को मोक्षगामी बनना है, उसे मोक्षगामी बनने की दृष्टि से एक वायुमंडल, परिस्थितियां और अवसर यह भी मिल सके। ऐसा जब होता है तब सातत्य बना रहता है, तब संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। काल के प्रवाह में ये जो सातत्य है, यह संकट में भी आता है। तो इस सातत्य बनाए रखने की यदि बलवान व्यवस्था नहीं रही तो इस सातत्य भी नष्ट हो जाता है। और इस दृष्टि से भारतीय समाज ने, हमारे राष्ट्रीय समाज ने, राष्ट्र ने सातत्यपूर्ण सहजीवन की दृष्टि से भारत में आश्रम व्यवस्था की रचना की थी। आश्रम व्यवस्था का कुटुंब यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। कुटुंब के बारे में काफी कुछ हमने पहले के अध्याय में एक व्याख्यान में जाना है। अभी केवल इतना बताना ठीक रहेगा कि कुटुंब एक ऐसी रचना है, सामाजिक रचना है, जिसमें नए नवजात शिशु जुड़ते जाते हैं, और जिन्होंने अपनी भूमिका का निर्वहन कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थी और वृद्ध, ऐसे लोग इसमें से मृत्यु पाकर अलग होते जाते हैं, लेकिन कुटुंब वही रहता है। कुटुंब की परंपराएं वही रहती हैं। श्रेष्ठ बनाने का प्रयास हुआ तो श्रेष्ठ भी बनती हैं। तो सातत्यपूर्ण सहजीवन के लिए इस प्रकार का कुटुंब जीवन, जो सबके सुख की दृष्टि से उपयुक्त हो, व्यक्तिगत स्तर पर किसी को अपना अलग लक्ष्य को प्राप्त करना है जो अन्यों का अहित करने वाला नहीं है, ऐसे हर व्यक्तिगत लक्ष्य के लिए वातावरण, वायुमंडल, परिस्थितियां और अवसर देने की इसमें शिक्षा कुटुंब के नवजात शिशु से लेकर शुरू होती है। उसकी क्षमताएं बढ़ती हैं, उसके साथ में उसका दायित्व भी बढ़ता है, उसकी पात्रता बढ़ती है, उसके अनुसार उसका अधिकार भी बढ़ता जाता है। इस प्रकार की श्रेष्ठ ऐसी परंपराएं कुटुंब में चलती हैं, तो कुटुंब के सातत्य का कुछ अर्थ होता है, सार्थकता होती है उसमें। इस दृष्टि से भारत में आश्रम व्यवस्था यह सातत्यपूर्ण सहजीवन की दृष्टि से एक श्रेष्ठ ऐसी रचना हमारे पूर्वजों ने निर्माण की। दूसरा शब्द आता है सुसंस्कृतता। समाज सुसंस्कृत रहे, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि समाज में जो
लोग हैं वह सर्वे भवन्तु सुखिना के दृष्टि से अपना व्यवहार रखें, लेकिन ऐसा व्यवहार लोग अपने आप थोड़े ही रख पाते हैं। इसके लिए श्रेष्ठ शिक्षण व्यवस्था की आवश्यकता होती है। अच्छा शिक्षण मिला तो मनुष्य श्रेष्ठ बनता है, सर्वे भवन्तु का विचार करता है। उसमें भी सर्वे भवन्तु का विचार करते समय भी किसी की व्यक्तिगत कुछ लक्ष्य की कल्पनाएं हैं, अवधारणाएं हैं, उसके लिए भी अवसर उपलब्ध करा देता है। लेकिन शिक्षण व्यवस्था यदि ठीक नहीं रही, शिक्षा ठीक नहीं रही, तो सुसंस्कृत नहीं बन पाता समाज। सुसंस्कृत समाज के निर्माण की दृष्टि से शिक्षण व्यवस्था यह इसका अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, व्यवस्था है। ये शिक्षण व्यवस्था कैसी हुआ करती थी? तो इस शिक्षण व्यवस्था की विशेषताएं जो हैं, यह हम वर्तमान की जो शिक्षण व्यवस्था है उसकी तुलना में हम देखेंगे तो ध्यान में ऐसा आएगा कि वर्तमान की शिक्षण व्यवस्था तो ढेर सारी त्रुटियों से, ढेर सारी समस्याओं से भरी हुई है। इसमें मूलतः जो जीवन दृष्टि का आधार दिया गया है वहीं से गलती शुरू हो जाती है। इस शिक्षण व्यवस्था में स्वार्थ को महत्व दिया जाता है, व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप से अलग होने को, इंडिविजुअलाइजेशन को महत्व दिया जाता है, और इसकी कीमत व्यक्ति का जो सहज ऐसा सामाजिकता का भाव होता है उसको नष्ट करना, यह इस शिक्षा का सहज ऐसा परिणाम है। तो पहली बात तो स्वार्थ पर आधारित परस्पर संबंधों की, यानी ऐसा हम कहें कि असुर स्वभाव की शिक्षा, यह इस शिक्षा का विशेष है। अपने स्वार्थ के लिए सीखना, अपने स्वार्थ के लिए जीना, यह तो पशुवत जीवन होता है, और पशुओं से भी खराब इसके लिए होता है। असुर प्रवृत्ति का जीवन इसके लिए बन जाता है क्योंकि केवल हम अपने सुख की चिंता नहीं करते, अपने सुख के लिए प्रयास नहीं करते, तो अपने सुख की प्राप्ति के लिए दूसरे यदि दुखमय हो जीवन जीते हैं, दूसरों को दुख होता है, दूसरों को कठिनाइयां होती हैं, उसकी भी हम चिंता नहीं करते। हमारा यदि सामर्थ्य हो, हमारा यदि चले, तो ऐसे किसी भी दुर्बल का शोषण करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। ऐसी यदि स्थिति है तो यह शोषण करके भी, दूसरों को हानि पहुंचाकर भी हम अपने सुख के लिए प्रयास करते हैं। ऐसी भावना, ऐसा स्वभाव, ऐसा जीवन इस शिक्षण व्यवस्था के कारण निर्माण होता है। भारतीय शिक्षण का आधार आत्मीयता की शिक्षा का है। परस्पर प्रेम, परस्पर सहानुभूति, परस्पर विश्वास, परस्पर श्रद्धा, परस्पर सहयोग, इसकी शिक्षा का विषय है। और इस कारण बहुत सारी समस्याएं तो इस प्रकार की जीवन की ओर देखने की दृष्टि से ही समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि थोड़ा सा हम विश्लेषण करेंगे तो ध्यान में ऐसा आएगा कि दुनिया भर की सारी समस्याओं की जड़ तो इस स्वार्थ पर आधारित परस्पर संबंधों में है। इस अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए कुछ भी करने की मानसिकता के कारण है। जैसे ही आत्मीयता का संबंध आता है, समग्रता का संबंध आता है, प्रकृति सुसंगतता, क्योंकि वही तो एकात्मता का लक्षण है, धर्माधारित जीवन का विषय आता है, तो सहजता से हमारे ध्यान में आएगा
कि जीवन की लगभग सभी समस्याएं, लगभग मैं इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि इतना 100% मानव इन तत्वों को अपने जीवन व्यवहार में उतार नहीं पाता, इसके लिए लगभग सभी समस्याओं का निराकरण करने वाली है शिक्षा है। अपनी इच्छाओं को धर्म के दायरे में रखने वाली, सिखाने वाली ऐसी है शिक्षा है। अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए किए जा रहे प्रयास हैं और प्रकृति विसंगत ऐसा कुछ न करूं मैं, इस प्रकार से धन साधन और संसाधनों का उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन करने वाली, अर्थ पुरुषार्थ को मार्गदर्शन करने वाली, दिशा दर्शन करने वाली ऐसी है शिक्षा है। धर्म की शिक्षा का ही नाम शिक्षा होता है। मानव के व्यक्तित्व में मन यह ऐसी एक रचना है, ऐसा एक घटक है कि जो यदि बुद्धि के नियंत्रण में रहे तो जीवन बहुत अच्छी तरह चलता है, समस्याओं से दूर हम रह पाते हैं। लेकिन जैसे ही यह मन बुद्धि के ऊपर नियंत्रण करने लग जाता है, मन पर इंद्रियों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है, तो हम ढेर सारी समस्याओं को निमंत्रण देते हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो मन को बुद्धि के नियंत्रण में, अर्थात बुद्धि का जो एक सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जो विवेक है, इस विवेक के नियंत्रण में मन को रखने की शिक्षा को ही शिक्षा कहा जाता है। और इस दृष्टि से स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आज की शिक्षा यह पूरी गलत है। टुडेज एजुकेशन इज ऑल रॉन्ग, माइंड इज क्रैम्ड बिफोर इट इज टॉट हाउ टू थिंक। दिमाग में जो जानकारी है उसे ठूस ठूस कर भर दिया जाता है, उस जानकारी का उपयोग कैसे करना, यह जो मन की शिक्षा का विषय है, इसकी शिक्षा तो दी ही नहीं जाती। और इसके लिए मन ने विचार कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से बुद्धि के मार्गदर्शन में विचार करना चाहिए, क्योंकि मन का तो काम है विचार करना, तो विचार तो करता ही रहेगा वो। उसको यदि अच्छी शिक्षा मिली हो बुद्धि के नियंत्रण में रहने की, तो अच्छा विचार करेगा। नहीं तो इंद्रियों के वश में होकर मन अपने जीवन को समस्याओं से भरा पाएगा। इस प्रकार से मन की शिक्षा, विचार कैसे करना, इसकी शिक्षा, यही शिक्षा होती है। व्यवस्था क्या होती है इसमें? तो व्यवस्था इसमें ऐसी होती है, यह शिक्षा की जो प्रणाली है, यह शिक्षा की प्रणाली जीवन के जितने भी अंग हैं, उन सभी अंगों में से शिक्षा की व्यवस्था होती है। फिर जो वर्णाश्रम धर्म की प्रणालियां हैं, वर्ण धर्म है तो वर्ण धर्म की शिक्षा शिक्षा का विषय है। जाति धर्म का विषय आता है, वर्ण प्रणाली का दूसरा हिस्सा है जाति प्रणाली, जाति व्यवस्था। तो जातियों के शिक्षा का भी अपने अपने कौशल का, पारंपरिक अनुवंशिक चले आ रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे व्यावसायिक कौशल का लाभ समाज को प्राप्त हो, इस प्रकार की शिक्षा, ऐसा कौशल पीढ़ी दर पीढ़ी और अधिक श्रेष्ठ बनता जाए, इसकी शिक्षा, यह भी शिक्षा होती है। फिर जो तीनों व्यवस्थाएं होती हैं, शिक्षण रक्षण पोषण, इन तीनों व्यवस्थाओं को भी, ये जो सामाजिक रचनाएं मैंने बताई उसमें आश्रम की जो रचना है, इस आश्रम की रचना में जो अलग अलग प्रणालियां हैं, कुटुंब है, ग्राम है, राष्ट्र है, इन तीनों ही स्तरों पर ये तीनों ही व्यवस्थाएं ये स्थापित करने की आवश्यकता होती है। आप थोड़ा सा भी विचार करेंगे तो पाएंगे
कि छोटा सा कुटुंब है, भले वो 4 लोगों का होगा, माता पिता और 2 बच्चे, लेकिन इस 4 लोगों के कुटुंब में भी शिक्षण, रक्षण और पोषण, इन 3 बातों की तो, इन 3 व्यवस्थाओं की तो अनिवार्य रूप से स्थापना होती ही है। और सहजता से जो संस्कारशील बालक होता है, वह इन व्यवस्थाओं को समझने का प्रयास करता है, इन व्यवस्थाओं में जीने का प्रयास करता है और सीखता जाता है। जब संयुक्त कुटुंब होता है, बड़ा कुटुंब होता है, तो वह समाज जीवन का एक लघु रूप होता है। और इस दृष्टि से कुटुंब में इन तीनों व्यवस्थाओं की शिक्षा संयुक्त कुटुंब में जितनी अच्छी मिलेगी, उतना इस कुटुंब का हर सदस्य समाज जीवन में इन तीनों व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ ऐसा योगदान करने में सफल होगा। इस प्रकार से कुटुंब के स्तर पर यह तीनों व्यवस्थाएं होती हैं, ग्राम के स्तर पर भी ये तीनों व्यवस्थाएं होती हैं और राष्ट्र के स्तर पर भी ये तीनों व्यवस्थाएं होती हैं। इस शिक्षण व्यवस्था के जो वातावरण का विचार यदि हम करें, तो ऐसा ध्यान में आएगा कि भारतवर्ष में शिक्षा की दृष्टि से हमेशा एक कौटुंबिक वातावरण का विचार सदैव से हुआ है। और इसके लिए इसके जो चरण बनते हैं, पहला चरण तो है कुटुंब शिक्षा का। कौटुंबिक भाव से भरा हुआ है यह कुटुंब। इसका दूसरा स्तर आता है जब बालक अपनी शैशवावस्था समाप्त कर बाल्यावस्था में गुरुकुल में प्रवेश करता है। अभी अभी कुल है, देखो, ये विद्या केंद्र है, लेकिन यह गुरुकुल है, यह भी एक विस्तारित कुटुंब ही है। इसके लिए जब कौटुंबिक ऐसे वातावरण में कोई भी व्यक्ति जब कुछ सीखने का प्रयास करता है या उसको सिखाने का प्रयास किया जाता है, तो यह बहुत प्रभावी होता है। कुटुंब शिक्षा जिस प्रकार से प्रभावी होती है, उसी प्रकार से गुरुकुल की शिक्षा भी ऐसी ही प्रभावित होती है, बहुत प्रभावशाली होती है। इससे आगे का स्तर आता है लोक शिक्षा का, जो ग्राम जीवन में, ग्राम की वे तीनों व्यवस्थाएं होती है, शिक्षण, रक्षण, पोषण की, तो ग्राम की भी शिक्षण व्यवस्था होती है, जिसे लोक शिक्षण कहा जा सकता है। तो गांव के जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी समझदार लोग हैं, जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, जितने भी कौशलवान लोग हैं, जितने भी हिम्मत वाले लोग हैं, वह अपने अपने गुणों की शिक्षा गांव के जो विकासशील ऐसे बच्चे हैं उनको देते ही रहते हैं। कोई पहलवान होगा तो वह शरीर धर्म कैसा पालन किया जाता है, शरीर को श्रेष्ठ कैसे रखा जाता है, इसकी शिक्षा देगा। विद्वान होगा तो अच्छे संस्कारों की शिक्षा देगा। और कोई पोषण व्यवस्था में काम करने वाला होगा तो वह इसकी शिक्षा देगा कि कोई भी अपनी आवश्यकताओं से वंचित न रहे। ऐसी गांव की जब ये तीनों व्यवस्थाएं होती हैं, तो स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के मन में इस प्रकार का भाव यह अंदर तक बैठ जाता है कि भाई पोषण व्यवस्था तो ऐसी होनी चाहिए कि जिसके कारण समाज के हर व्यक्ति के पोषण की, यानी उसकी जो आवश्यकताएं हैं, प्राणिक आवेगों के कारण आवश्यकताएं तय होती है। मन इच्छा करता है, मन तो कुछ भी कर सकता है, कितनी भी इच्छाएं कर सकता है, लेकिन पोषण व्यवस्था का न्यूनतम लक्ष्य यह हर व्यक्ति के आवश्यकताओं की पूर्तता करना यह होता है। रक्षण व्यवस्था का भी लक्ष्य जो दायरा उसका है, यानी कुटुंब का है, तो कुटुंब जीवन में कुटुंब के सभी लोगों की रक्षण की ऐसी कुछ व्यवस्था वो करता है। गुरुकुल होता है, उसकी भी अपनी रक्षण व्यवस्था होती है, और ग्राम होता है, उसकी भी अपनी रक्षण व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार से
कुटुंब से लेकर ग्राम तक, और इस प्रकार की जब जिन्होंने ग्राम तक की श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त की है, ऐसे लोग चिंतन के आधार पर, अनुभवों के आधार पर राष्ट्र के स्तर की भी इन तीनों व्यवस्थाओं के योगदान की दृष्टि से तैयार हो जाते हैं। राष्ट्र की भी ये तीनों व्यवस्थाएं हैं, इनके लिए भी यह तो आवश्यक ही है कि शिक्षा का विषय है तो शिक्षा निःशुल्क रहे। हर व्यक्ति को उसकी पात्रता के अनुसार उसका जो व्यक्तित्व है, उसके व्यक्तित्व के जो अलग अलग पहलू हैं, उनके संभाव्य विकास को जानकर उसके विकास के उच्चतम ऐसे स्तर तक उसे ले जाने वाली शिक्षा, और वह भी निःशुल्क। क्योंकि शुल्क होगा तो जो गरीब होगा वह वंचित रह जाएगा, और समाज जीवन में कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित रहे, समाज जीवन के लिए अहितकारी होता है, और इसके लिए समाज का यह दायित्व होता है। और समाज के तीन स्वरूप हमने देखे हैं। एक तो है कुटुंब है, तो कुटुंब शिक्षा से कोई वंचित न रहे ये देखता है। जो ग्राम है वह भी यह देखता है कि हमारे गांव में कोई शिक्षा से वंचित न रहे, कोई पोषण व्यवस्था से, रक्षण व्यवस्था से वंचित न रहे। इसी प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई भी व्यक्ति उसकी जो संभाव्य विकास की पात्रता है, उस पात्रता के उच्चतम स्तर तक वह शिक्षा प्राप्त करे, इसकी चिंता करने वाली शिक्षण व्यवस्था। और इसके लिए हम अपने साहित्य में पढ़ते हैं कि गुरु ऐसे अपने से श्रेष्ठ ऐसे शिष्य निर्माण करने के लिए शिष्यों की खोज में रहते थे कि मैंने कुछ शिक्षण व्यवस्था का कुछ रचना निर्माण की है, इसे मैं ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंप कर जाऊं जो मुझसे भी अच्छी तरह से इस व्यवस्था को चलाए। इस प्रकार की परंपरा शिक्षण क्षेत्र में, रक्षण क्षेत्र में और पोषण क्षेत्र में, ऐसे तीनों ही क्षेत्रों में अपने से श्रेष्ठ उत्तराधिकारी निर्माण करने की परंपरा, यह हमारे भारतीय जीवन की व्यवस्थाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू रहा है। हम देखते हैं कि यह जो व्यवस्थाएं हैं और यह जो सामाजिक संगठन की प्रणालियां हैं, इनमें एक ताना बाना है। ये एक दूसरे में इस प्रकार से गुथे गए हैं कि जो एक दूसरे का पोषण करते हैं। शिक्षण, रक्षण, पोषण, ये तीनों व्यवस्थाएं कुटुंब के सहजीवन का पोषण करती हैं। ये तीनों व्यवस्थाएं गुरुकुल के जो सदस्य हैं उनके जीवन को शिक्षण, रक्षण और पोषण, इन तीनों व्यवस्थाओं की आश्वस्ति देती है। इसी प्रकार से ग्राम स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी ये तीनों व्यवस्थाएं हर व्यक्ति को उस स्तर पर शिक्षण, रक्षण और पोषण, इनकी आश्वस्ति देती। इस प्रकार से ये जो व्यवस्थाएं और सामाजिक संगठन की प्रणालियां हैं, इनके ताने बाने को हमें समझना होगा। और इस दृष्टि से शिक्षा की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, उसका विचार भी बहुत गहराई से हमारे यहाँ किया गया है। निःशुल्क तो होगा, लेकिन व्यवस्थाओं के लिए कुछ तो धन की आवश्यकता होती है, कुछ अर्थ पुरुषार्थ की, कुछ प्रयासों की, कुछ प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। इनकी व्यवस्था कैसे हो? तो इस दृष्टि से शिक्षण व्यवस्था में शिक्षण व्यवस्था की अर्थव्यवस्था का, शिक्षण प्रणाली की अर्थव्यवस्था का भी बहुत गहराई से विचार हमारे पूर्वजों ने किया था। अलग अलग प्रकार के तरीके समाज जीवन में हमारे पूर्वजों ने स्थापित किए थे, जिससे शिक्षण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था यह परावलंबी न रहे,
यह स्वायत्त रहे, इसमें काम करने वाला जो शिक्षक है वह स्वायत्त बने, उसके ऊपर उसको मिलने वाली जो मदद है वह शर्तों के साथ में ना आए, शर्त मुक्त इस प्रकार की सहायता उसे समाज जीवन से प्राप्त हो। इस प्रकार की शिक्षा की अर्थव्यवस्था की योजना हमारे पूर्वजों ने कर रखी थी। और अंग्रेज भारत में आए तब तक हमारी शिक्षा की अर्थव्यवस्था यह अच्छी तरह से काम कर रही थी। जो लाखों विद्यालय देश भर में चल रहे थे जिन्हें अंग्रेजों ने नष्ट किया, ये सभी जो विद्यालय थे हर इच्छुक बालक के लिए हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था थी। ये सब विद्यालय जो थे ये निःशुल्क शिक्षा देते थे। और निःशुल्क शिक्षा कैसे दे पाते थे? शिक्षक जीता कैसे था? शिक्षक का परिवार कैसे जीता था? जीवन कैसे चलता था? अन्न वस्त्र भवन की व्यवस्था कैसे होती थी उसके? तो यह शिक्षा की अर्थव्यवस्था समाज जीवन में इस प्रकार से बिठाई गई थी कि शिक्षक को अपनी उपजीविका की या आजीविका की चिंता करने की आवश्यकता न रहे। इस दृष्टि से शिक्षा की अर्थव्यवस्था में कई बातों का समावेश हमारे पूर्वजों ने किया था। सबसे पहले तो शुरुआत होती है समित पाणिता से। समित पाणी का अर्थ ऐसा है कि हाथ में समिधा लेकर, क्योंकि समिधा का अर्थ है जो समाज हित रूपी और जो पर्यावरण के हित के लिए किए जाने वाले जो यज्ञ हैं उसमें योगदान देने के लिए कुछ अर्पण करना, उसे समिधा कहते हैं। तो गरीब से गरीब बच्चा भी गुरुकुल में प्रवेश के लिए रास्ते में चलते हुए अपने घर से निकलकर गुरुकुल तक आते समय रास्ते में समिधा के जो निर्देशित ऐसे वृक्ष हैं उनसे, यानी लकड़ी का छोटा टुकड़ा लेकर इतना भी लेकर आ जाए तो उसे समित पाणी कहा जाता था। समिधा के रूप में अपने हाथ में कुछ लेकर आया है, वो इस गुरुकुल में चलने वाले, इस पर्यावरण और समाज जीवन के हित के लिए चलने वाले जो यज्ञ है उनमें योगदान के लिए वह अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसके अनुसार ये ले आता था। जो गरीब था वह ऐसी समिधा लेकर आ जाता था, उसकी पात्रता के अनुसार उसे शिक्षा की व्यवस्था की जाती। और जो समाज जीवन के थोड़े अमीर ऐसे लोग हुआ करते थे, ये अमीर लोग अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसके अनुसार समित पाणी होकर अपने बच्चों को भेजा करते। जो अमीर होता था वह इतना धन, इतने साधन उस गुरुकुल को, उस शिक्षक को भेंट देता था। साथ में कोई शर्तें नहीं होती थी, समर्पण भाव से देता था। यह शिक्षक जो है, यह समाज जीवन मेरे लिए अच्छा रहे, मैं सुख से इस समाज जीवन में जी सकूं, इसके लिए शिक्षक जो है यह समाज को शिक्षित कर रहा है और इसके लिए मेरा कुछ दायित्व बनता है इस शिक्षक के प्रति। और इस दायित्व को समझते हुए, इस ऋण को समझते हुए, इस ऋण से उर्ण होने की दृष्टि से, इस भावना से जो अमीर होता था, रईस होता था, वह अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अपने बच्चे को समिधा यानी ढेर सारा धन देकर उसे गुरुकुल भेजता था। इसके अलावा गुरुकुल के जो पूर्व छात्र हुआ करते थे वह भी, जो हमें शिक्षा मिली है इससे भी श्रेष्ठ शिक्षा मिले ऐसे गुरुकुल के लिए वह किसी का लाचार न हो जाए, किसी के लिए धन के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाए नहीं, इसके लिए अपनी ओर से जितना भी संभव हो यह देते थे।
जब बच्चा अपनी शिक्षा पूरी करके घर जाता था, उस समय वह गुरु दक्षिणा देता था। गुरु मांगता नहीं था सामान्यतः दक्षिणा, ऐसी प्रथा परंपरा हमारे यहाँ नहीं रही। ये जो शिष्य होता था और शिष्य के घर के लोग होते थे, वही गुरुकुल की जो अपेक्षाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, गुरु ने वह व्यक्त नहीं की हैं, लेकिन जो निरीक्षण परीक्षण से पता चली है, उन आवश्यकताओं की, गुरुकुल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन गुरु दक्षिणा के रूप में मेरा बच्चा दे, इस प्रकार से गुरु दक्षिणा की व्यवस्था हुआ करती थी। गुरु दक्षिणा के बारे में कभी आगे और गहराई से विचार करेंगे। आगे और भी समाज जीवन का एक हिस्सा शासन भी होता है। तो शासन भी यह देखता है कि शिक्षा व्यवस्था यदि अच्छी चलती है तो लोग धर्म का पालन करते हैं, और जितने अधिक लोग धर्म का पालन करेंगे उतना शासन चलाना सरल हो जाता है, क्योंकि जो धर्म के नियमों को तोड़ने वाले लोग हैं, केवल उनको ही तो नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। जो धर्म के अनुसार चलते हैं वो तो परस्पर एक दूसरे का हित करते हुए बहुत सुखमय जीवन जी सकते हैं। शासन की तो आवश्यकता ही जो अधर्माचरण करने वाले लोग हैं उनको नियंत्रण में रखने की है। और इस दृष्टि से जितने अधिक से अधिक बच्चे, जितने अधिक से अधिक समाज जीवन के सदस्य यह श्रेष्ठ शिक्षा को प्राप्त करेंगे, धर्म की शिक्षा को प्राप्त करेंगे, उतना ही शासक के लिए शासन करना सरल हो जाता है। इसे ध्यान में लेकर शासक भी अपनी ओर से ऐसे शिक्षा केंद्रों की रक्षा की जिम्मेदारी लेते थे, ऐसे शिक्षा केंद्रों को सहायता देते थे, हर प्रकार का उनके लिए भय मुक्त ऐसा वातावरण निर्माण करते थे। इस प्रकार से शिक्षा का पोषण होता रहे। इस प्रकार से कुछ वणिक होते थे, श्रीमंत लोग होते थे, वह गुरु दक्षिणा देते थे, वह दान के रूप में गुरुकुलों को देते थे, और इस प्रकार से एक श्रेष्ठ शिक्षण व्यवस्था समाज जीवन में चल सके। ऐसे कुल मिलाकर पूरे समाज की रचना यह बनाई गई थी। समाज के लोग इस प्रकार से संस्कारित किए जाते थे। यह काम शिक्षा व्यवस्था ही करती थी। शिक्षा व्यवस्था यदि श्रेष्ठ नहीं है तो शिक्षा व्यवस्था को और घटिया बनाने वाला समाज वो निर्माण करती है, और शिक्षा व्यवस्था यदि श्रेष्ठ है तो शिक्षा व्यवस्था की हर प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति करने वाली ऐसी समाज जीवन की रचनाओं को वह जन्म देता है। अभी हम यहाँ रुकते हैं थोड़ा। स्वाति जी भीष्म इंडी के बारे में बताएंगे, उसके बाद में हम और जो रक्षण और पोषण की व्यवस्थाएं हैं इनके बारे में भी, राष्ट्रीय स्तर पर इसका विचार कैसे होता था, इसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। स्वाति जी। जी सर, नमस्कार। सॉरी। जीवन का भारतीय प्रतिमान, जिस पर यह व्याख्यानमाला आधारित है, दिलीप केळकर सर द्वारा लिखित 2 खंडों का एकत्रित संच हमने प्रकाशित किया है, जिसका एकत्रित मूल्य 999 है, लेकिन पंजीकरण छूट में मात्र 799 रुपए में 30 सितंबर तक हमने ये उपलब्ध किया है। भारतीय जीवन की श्रेष्ठता का परिचय कराने वाला और वर्तमान अभारतीय जीवन से मुक्त कर फिर से भारतीय जीवन की ओर बढ़ाने के लिए कृति प्रवण कराने वाला ये एक अत्यंत विचार प्रवर्तक ग्रंथ हमारे घर में होना ही चाहिए। मैं आप सभी से आह्वान करती हूँ कि आप ये ग्रंथ जरूर खरीदी कीजिएगा। अगला ग्रंथ है कुटुंब सुदृढ़ीकरण। भारतीय कुटुंब व्यवस्था का बहुत विस्तृत परिचय इसमें दिया हुआ है। ये ग्रंथ मात्र 250 रुपए में है, उपलब्ध किया है हमने। कुल पृष्ठ उसके 200 है। 9503864401 भीष्म प्रकाशन का ये गूगल पे क्रमांक है। इस पर आप शुल्क अदा करके आप तीनों भी संच घर पर मंगवा सकते हैं। कृपया
किसी को उपहार में देने के लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए ये अपने घर में जरूर रखिएगा। धन्यवाद। स्वाति जी धन्यवाद। आगे चलते हैं हम। तो हमने ये देखा कि राष्ट्र के स्तर पर शिक्षा व्यवस्था का कितना गंभीरता से, कितना गहराई से, कितना सूक्ष्मता से विचार हमारे पूर्वजों ने किया था। इसी प्रकार से पोषण व्यवस्था के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरह विचार किया गया था, क्योंकि पोषण व्यवस्था जो है यह राष्ट्र की समृद्धि को निर्माण करने वाली, समृद्धि को बढ़ाने वाली ऐसी व्यवस्था यह है। समृद्धि और संपन्नता, इनमें अंतर होता है। समृद्धि में जब सुसंस्कृतता साथ में होती है तो उसे समृद्धि कहते हैं, और केवल संपन्नता, केवल संपत्ति को बढ़ाना, इससे जीवन श्रेष्ठ नहीं बनता। जब सुसंस्कृतता के साथ में संपत्ति आती है तब वह समृद्धि का रूप लेती है। इसके लिए हमारे यहाँ संपत्ति के विज्ञान का, यानी इकोनॉमिक्स का विचार हमारे यहाँ नहीं हुआ। हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था का विचार हुआ। हमारे यहाँ समृद्धि व्यवस्था का विचार हुआ, जिसमें सुसंस्कृत जीवन में धन कैसे कमाया जाता है, धन का विनिमय कैसे किया जाता है, यह सिखाया जाता है। धर्म के अनुकूल, धर्म के अनुरूप हमारी इच्छाएं और प्रयास, इनको रखने का यह पोषण व्यवस्था, यह प्रत्यक्ष वस्तुपाठ है। इस पोषण व्यवस्था में हर मनुष्य के, राष्ट्र के हर सदस्य के पोषण की इसमें आश्वस्ति है। इसमें हर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति, यह प्राणिक आवेगों की आपूर्ति के लिए जो बातें आवश्यक होती हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन 4 प्राणिक आवेगों की आपूर्ति के लिए जिन बातों की आवश्यकता होती है, उन्हें पोषण व्यवस्था में उपलब्ध कराने का प्रयास होता है। यह न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं, इनकी पूर्ति तो हर व्यक्ति की होनी ही चाहिए। इसके अलावा, इसके अनंतर भी जो धर्मयुक्त इच्छाएं हैं, धर्म अविरोधी इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए भी पोषण व्यवस्था में प्रावधान हो, इस प्रकार का विचार हमारे यहाँ हमेशा होता रहा। पोषण व्यवस्था भी धर्म सुसंगत, प्रकृति के नियमों से सुसंगत ऐसे तत्वों के आधार पर खड़ी की गई थी। जिस प्रकार से शिक्षण व्यवस्था हमने देखी, यह शिक्षक उसकी पात्रता के अनुसार शिक्षक बनता है। कुपात्र अपात्र शिक्षक नहीं बन सकता, और यह पात्रता उसकी जो बनावट है, उसका जो जन्म का प्रयोजन है, उसके अनुसार तय होती है। बालक भी जब शिक्षा क्षेत्र में आता है, पढ़ने को गुरुकुल में आता है, तो वह अपनी पात्रता के अनुसार उसमें से शिक्षा को प्राप्त करे, ऐसी व्यवस्था होती है। यह पात्रता उसकी जो होती है, यह प्राकृतिक होती है। उसका जो व्यक्तित्व है, जो उसके पंचकोश हैं, इनकी क्षमताएं जो हैं, इनके विकास की संभावनाएं जो हैं, ये प्राकृतिक हैं। इनके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था होती है। इसी प्रकार से पोषण व्यवस्था में भी पात्रता का विचार यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।
पात्रता के अनुसार दायित्व, इस पात्रता के अनुसार दायित्व बोध को समाज जीवन में स्थापित करना, यह काम तो वैसे शिक्षा का है, लेकिन प्रत्यक्ष में उसका व्यवहार पोषण व्यवस्था में किया जाता है। इस पोषण व्यवस्था के जितने भी स्तर हैं, वो कुटुंब का स्तर है। सबसे छोटा स्तर यह है कि जहां पर यह पोषण की आवश्यकता होती है, और हम देखते हैं कि कुटुंब में किसी भी प्रकार के आर्थिक पैसे के लेन देन के बगैर ये पोषण व्यवस्था चलती है। कुटुंब का हर व्यक्ति उसकी आयु की अवस्था के अनुसार अपने दायित्व को समझता है और उस दायित्व को अपनी पूर्ण क्षमता के साथ पूर्ण करने का प्रयास करता है। तब वह कुटुंब केवल अपने पोषण की ही रचना करता है, व्यवस्था करता है, ऐसी बात नहीं है। वह कुटुंब समृद्ध होता जाता है कि इस कुटुंब का हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कुटुंब से लेता है और अपनी बढ़ती हुई क्षमताओं के साथ, उन क्षमताओं के अनुसार कुटुंब जीवन में अलग अलग ढंग से उसे वापस लौटाता है। वो संस्कार के रूप में होगा, वह धन संपत्ति के रूप में होगा, वह रक्षण व्यवस्था की श्रेष्ठता की दृष्टि से होगा। तो इस प्रकार से कुटुंब समृद्ध हो जाता है। गुरुकुल भी ऐसी व्यवस्था है, यह गुरुकुल भी समृद्ध हो जाता है। और ऐसे समृद्ध गुरुकुल जिसमें श्रेष्ठ ऐसे गुरु काम करते हैं जो पूरे विश्व के मानव समाज को श्रेष्ठ बनाने की आकांक्षा लेकर श्रेष्ठ मानव निर्माण में जुटे हुए हैं और जिन्हें अपनी आजीविका की कोई आश्वस्ति देने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी यह पोषण व्यवस्था की हमारी आधारभूत ऐसी चिंतन प्रणाली थी। तो कुटुंब में यह पोषण व्यवस्था चलती है, इसी प्रकार से गांव में भी चलती है, गुरुकुल में भी चलती है, और राष्ट्र जीवन में भी जब व्यक्ति संयुक्त कुटुंब में इस प्रकार की पोषण व्यवस्था के आधारभूत तत्वों को सीख लेता है, अनुभव करता है, प्रत्यक्ष व्यवहार में जीता है, तब वह ग्राम स्तर पर एक अच्छा योगदान देने वाला, इन व्यवस्थाओं में योगदान देने वाला, पोषण व्यवस्था में योगदान देने वाला, किसी न किसी ग्राम जीवन के, ग्राम के लोगों के आवश्यकताओं की आपूर्ति करने की अपने व्यावसायिक कौशल के आधार पर वह कोशिश करता है, प्रयास करता है, और वह देखता है कि मैंने जो जिस व्यावसायिक कौशल की विधा में मैंने जो योगदान देना है, जो आनुवंशिकता से मेरे घर में चला आ रहा है, मेरे शरीर में गुणसूत्रों के आधार पर यह व्यावसायिक कौशल चला आ रहा है, तो इस व्यावसायिक कौशल का उपयोग मैं समाज जीवन की किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता रहूं, निःशुल्क करता रहूं। लोगों को देने की हमारी अर्थव्यवस्था होती थी, इसीलिए गांव में ये खरीदी बिक्री की ऐसी अर्थव्यवस्था गांव की नहीं थी। इसीलिए अंग्रेजों ने देखा, उन्होंने जो निरीक्षण परीक्षण किया गांव का, उनके ध्यान में आया कि गांव में न तो दुकानें थी और न ही पैसे का लेन देन होता था। तो पूरी गांव की जो पोषण व्यवस्था होती थी, यह देने की होती थी, यह खरीदने की नहीं होती थी, स्वार्थ की नहीं होती थी। तो कुटुंब भावना से औरों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मैं कुछ योगदान दूं, इस प्रकार की भावना से जो उत्पादन किए जाते थे, उनकी अर्थव्यवस्था ये हुआ करती थी। तो इस प्रकार से पोषण व्यवस्था जो है, यह ग्राम स्तर पर इस प्रकार की पोषण व्यवस्था की जब शिक्षा उसे मिलती थी, तो एक बड़े क्षेत्र में, यानी कुटुंब से बहुत बड़े
कई गुना, कई सैकड़ों गुना ऐसे बड़े, ऐसे स्तर पर इन व्यवस्था को, इस पोषण व्यवस्था को कैसे चलाते हैं, इसको वह समझ जाता था। इसको प्रकृति सुसंगत कैसे रखा जाता है, इसे प्राकृतिक समस्याओं से मुक्त कैसे रखा जाता है, इसे वह सीख लेता था। और इसके लिए कौटुंबिक उद्योग जो होते थे, इनकी हमारे यहाँ परिभाषा भी इसी प्रकार से की गई है कि जो प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर ग्राम के लोगों की किसी न किसी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हों, और ऐसे परस्परावलंबी कौटुंबिक उद्योगों से गांव स्वावलंबी बने, तो ऐसे कौटुंबिक उद्योगों को हमारे यहाँ मान्यता प्राप्त थी। ऐसे कौटुंबिक उद्योगों की शिक्षा, उसका वातावरण, उसके लिए आवश्यक ऐसी रचनाएं हमारे देश में हुआ करती थी। उनका एक समायोजन हुआ करता था, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं तो अनेकों हैं, केवल एक व्यावसायिक कौशल से उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। तो जितनी आवश्यकताएं हैं, आवश्यकता की पूर्ति करने वाली ऐसी एक जाति, ऐसी एक कौशल की विधा रखने वाली, कौशल रखने वाली ऐसी एक आनुवंशिक ऐसी कुटुंब प्रणालियां ऐसी गांव में चलती थी। और इससे गांव में जातियों के आधार पर, गांव में कौटुंबिक उद्योगों के आधार पर, इनके परस्परावलंबन के आधार पर गांव की अर्थव्यवस्था चलती थी। यह अर्थव्यवस्था गांव के स्तर की जो होती थी, पूरे देश भर में अंग्रेजों ने जो लिखा है उसके आधार पर हम सीना ठोक कर कह सकते हैं, इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था इन लाखों गांव में हुआ करती थी, जिन्हें अंग्रेजों ने तोड़ा, जिन्हें अंग्रेजों ने उद्ध्वस्त किया, और अपनी जो अर्थव्यवस्था है, जो स्वार्थ आधारित है, जो सत्ताधिष्ठित है, बलवानाधिष्ठित है, उसे यहाँ पर स्थापित किया और जीवन में पूरे समाज जीवन को समस्याओं से भर डाला। हमें और थोड़ा सा एक रक्षण व्यवस्था का विचार करेंगे, और फिर इन तीनों व्यवस्थाओं के बारे में हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, हमारा सहयोग कैसा होना चाहिए, इसका विचार हम सब अपने अपने व्यक्तिगत स्तर पर, अपनी अपनी क्षमताओं के आधार पर, अपनी अपनी योग्यताओं के आधार पर, अपने अपने कौशल के आधार पर करने का विचार करें। यही आज के इस सत्र से अपेक्षित है। रक्षण व्यवस्था का भी विचार हमारे यहाँ जो हुआ था, वह भी दो प्रकार से हुआ था। एक तो था राष्ट्र की अंतर्गत रक्षण व्यवस्था। इस रक्षण व्यवस्था की दृष्टि से तो 7 प्रकार के अंग इस रक्षण व्यवस्था के हुआ करते थे। इसका पहला जो अंग है वह शासक है। चाणक्य की, कौटिल्य की अर्थशास्त्र में हम इसके पाते हैं। ये 7 अंग जो हैं, इसमें सबसे पहला है शासक। शासक कैसा हो? तो शासक धर्म का जानकार हो, धर्मनिष्ठ हो, अभोगी, अभोगी शासक हो। भोग तो सब उसके लिए उपलब्ध हैं, उसके हाथ में इतनी सत्ता है, हर प्रकार के उपभोग भोग सकता है, लेकिन वह अभोगी रहे, इस प्रकार का शासक हो। कुशल हो, रणनीति कुशल हो, और राज्य करने की कुशलता भी उसमें हो, लोगों के साथ में अच्छे व्यवहार करने की, लोगों के लिए एक पिता के रूप में लोगों के हित की रक्षा करने की जिम्मेदारी वह लेता था। ऐसा शासक, यह इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। शासक यदि श्रेष्ठ नहीं है तो बाकी 6 अंग जो हैं, कितने भी श्रेष्ठ हों, शासन व्यवस्था, रक्षण व्यवस्था ठीक नहीं रह सकती। इस दृष्टि से श्रेष्ठ शासक निर्माण के लिए हमारे यहाँ बहुत महत्व दिया गया था। आनुवंशिकता से इस प्रकार के शासक निर्माण करना, जितना संभावनाएं अधिक होती हैं, वैसी फुटकर ऐसे शासक निर्माण होना, यह तो संजोग की बात होती है, भाग्य की बात होती है। और राष्ट्र का जीवन भाग्य के आधार पर नहीं चलाया जा सकता है, इसे व्यवस्थाओं के आधार पर चलाना होता है। सारी समाज जीवन की अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए, समाज जीवन की दुर्बलताओं को दूर करने के लिए, समाज जीवन में रहने वाले दुष्ट दुर्जनों को नियंत्रित करने के लिए रक्षण व्यवस्था होती है।
तो इस दृष्टि से रक्षण व्यवस्था में शासक का विचार बहुत गहराई से किया गया था और ऐसे शासक निर्माण की कुछ व्यवस्था समाज जीवन में होती थी, आनुवंशिकता से होती थी, तो ये बहुत अच्छी चली। हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास में सैकड़ों वर्ष चलने वाले कई ऐसे शासकों के कुल रहे हैं। फिर चौल वंश के रहे हैं, अहोम वंश के रहे हैं, मौर्य वंश के रहे हैं, गुप्त वंश के रहे हैं, ऐसे सैकड़ों वर्ष इनके शासन चले, एक कुल के ही लोग शासक रहे। उसका कारण यह था कि एक से दूसरा श्रेष्ठ, ऐसे श्रेष्ठ और श्रेष्ठतर ऐसे शासक निर्माण होने के कारण यह रक्षण व्यवस्थाएं वो बहुत अच्छी चला सके, राष्ट्र की अन्य व्यवस्थाओं को सुरक्षित कर सकें। इस प्रकार से रक्षण व्यवस्था का पहला अंग है शासक, दूसरा अंग है मंत्रिमंडल। शासक यह कोई अकेला व्यक्ति इतना समर्थ भगवान तो होता नहीं है, उसकी भी सीमाएं होती हैं, उसकी शक्ति, उसकी बुद्धि, उसकी विचार करने की शक्ति, इनकी सीमाएं होती हैं और इस दृष्टि से उसकी सहायता के लिए मंत्रिमंडल की आवश्यकता होती है। ये मंत्रिमंडल भी ये समाज समर्पित होना चाहिए, राष्ट्र समर्पित होना चाहिए, राजा के लिए समर्पण भाव उससे नीचे के स्तर का होगा। राजा के लिए समर्पित है और राष्ट्र के अहित के करने के लिए भी तैयार हो जाए, ऐसा मंत्री नहीं चलेगा। तो ऐसे निडर निर्भय ऐसे मंत्रियों का मंत्रिमंडल हुआ करता था, जो लोकहित की दृष्टि से सदैव चिंतन करते थे, जो लोकहित की दृष्टि से अपना विकास भी करते थे और राजा का मार्गदर्शन भी करते थे। इस प्रकार से मंत्रिमंडल यह दूसरा उसका घटक है। तीसरा घटक उसका है वह है सेना, सैन्य। पर्याप्त संख्या में, जिसे हम वेतन भोगी और अवेतन भोगी ऐसे दो प्रकार का सैन्य समाज जीवन में निर्माण हो सके, इस प्रकार की रचना शासन व्यवस्था, रक्षण व्यवस्था और पोषण व्यवस्था के माध्यम से की जाती थी। भारत का जो क्षत्रिय वंश का, क्षत्रिय वर्ण का जो समाज था, इनमें से कुछ लोग तो वेतन भोगी ऐसे सैन्य में सम्मिलित होते थे, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ये जो क्षत्रिय हुआ करते थे, यह एक सैनिक के रूप में अपने को हमेशा तैयार रखते थे। जब कभी राष्ट्र जीवन पर आपदा निर्माण हो, उस समय क्षत्रिय वर्ग अपने को सैनिक के रूप में प्रस्तुत करता था और एक विशाल सैन्य की रचना राष्ट्र कर पाता था। तो इस प्रकार से क्षत्रिय वर्ण के जो लोग समाज जीवन में रहेंगे, वो अपने को हमेशा युद्धजन्य और युद्ध के लिए सज्ज इस प्रकार की अवस्था में रखें, यह अपेक्षित होता है। समाज जीवन में भी जो छोटी छोटी बातें होती हैं, उसमें रक्षण व्यवस्था का काम यह सहजता से समाज जीवन के जो क्षत्रिय वर्ण के लोग हैं, वह उसकी चिंता करें, उसकी व्यवस्था करें, उसकी आश्वस्ति करें। कहीं भी बाजार में कोई किसी पर अत्याचार कर रहा है और कोई क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति वहां से उसकी ओर ध्यान दिए बगैर निकल जाए, तो क्षत्रिय वर्ण का नहीं, वो तो शूद्र हो गया। इस प्रकार की मान्यता हमारे यहाँ होती थी कि समाज में कहीं भी अन्याय अत्याचार हो रहा है तो क्षत्रिय वर्ण के लोगों की दायित्व होता था कि उस अन्याय अत्याचार को दूर करें, अपने स्तर पर दूर करने का प्रयास करें। जहां अपने स्तर पर नहीं हो सकता, वहां शासक इसे दूर करने का प्रयास करे। इस प्रकार की एक स्वाभाविक और समाज जीवन के हर क्षत्रिय के लिए इस प्रकार की दायित्व बोध कराने वाली ऐसी रक्षण व्यवस्था हमारे यहाँ हुआ करती थी। इस समाज जीवन में रक्षण का तीसरा जो चरण, चौथा चरण जो है, वह है गुप्तचर। ये गुप्तचर जो व्यवस्था है, यह बड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके कारण समाज जीवन में कोई अत्याचार अन्याय हो ही ना पावे, इस प्रकार की व्यवस्था इस गुप्तचर व्यवस्था की श्रेष्ठता के आधार पर की जा सकती है। कोई ऐसे कुछ षड्यंत्र रच रहा है दूसरों को परेशान करने के, दूसरों को लूटने के, इसकी पहले से ही जानकारी जब शासक को हो जाती है, तो ऐसे दुष्ट, ऐसे अत्याचारी लोगों को समय पर रोककर
अन्याय होने से ही रोका जा सकता है। इस प्रकार की श्रेष्ठ गुप्तचर व्यवस्था हो। हमारे यहाँ शिवाजी महाराज की गुप्तचर व्यवस्था के बारे में बहुत वर्णन मिलता है कि ऐसा कहते हैं कि वो जो शत्रु होता था, उस शत्रु के अंतःपुर में, यानी शत्रु और उसकी पत्नी के बीच में जो संवाद चलता है, उसके बारे में भी सही सही जानकारी शिवाजी तक पहुंचती थी। इसका अतिशयोक्ति का भाग हम छोड़ दें तो इतनी सबल, इतनी समर्थ ऐसी गुप्तचर व्यवस्था राष्ट्र की रक्षण व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इस दृष्टि से क्षत्रिय वर्ण के जो लोग हैं, क्षत्रिय भाव रखने वाले जो लोग हैं, उनके लिए ऐसी गुप्तचर व्यवस्था यह एक बहुत बड़ा योगदान का केंद्र है, योगदान का स्थान है, योगदान की व्यवस्था है। पांचवा जो इसका शासन व्यवस्था का, रक्षण व्यवस्था का हिस्सा है, वह है दुर्ग। दुर्ग का अर्थ है सुरक्षित ऐसे स्थान कि जहां पर देश का आंतरिक शत्रु जो हैं, उन शत्रुओं को भी वहां पहुंचना कठिन हो, असंभव हो, ऐसे सुरक्षित स्थान को दुर्ग कहते हैं। विदेशों में काम करने वाली हमारे राष्ट्र के विरोधी ऐसी शक्तियां जो हैं, वह भी जहां न पहुंच पाए, ऐसी जो स्थान है, ऐसे जो केंद्र हैं, उन्हें दुर्ग कहा जाता है। ऐसे दुर्ग राष्ट्र की व्यवस्था में होने चाहिए, जहां पर कुछ महत्वपूर्ण जो मंत्रणाएं हैं, बैठकें हैं, कुछ नीतियां हैं, इनका निर्धारण जहां पर हो सके। इस प्रकार के हमारे शस्त्रास्त्र जो हैं, इन्हें ऐसे दुर्ग के स्थानों पर सुरक्षित रखा जा सके कि जिससे उन्हें नष्ट करने की दृष्टि से विदेशी और देश के अंतर्गत काम करने वाले, भिन्न जीवन दृष्टि रखने वाले ऐसे शत्रुओं से उसे मुक्त रखा जा सके। इस दृष्टि से अगला जो चरण है वह है कर, कर वसूली। क्योंकि शासन या रक्षण व्यवस्था, इसकी जो अर्थव्यवस्था है, यह तो कर व्यवस्था के आधार पर चलती है। और कर के बारे में हमारे यहाँ बहुत स्पष्ट कहा गया है कि कर इतना ही शासक वसूल करे जितना एक भ्रमर जो होता है या मधुमक्खी जो होती है, यह फूल पर बैठती है, फूल में से जो मधु है उसे सोख लेती है, लेकिन वह इतना ही सोखती है कि जिससे वह जो फूल है वो मुरझा न जाए। फूल जो है वह उसी प्रकार से ताजा तवाना दिखे, इतना ही मधु उसमें से वह निचोड़ती है। तो इस प्रकार से शासक भी इतना ही कर वसूल करे जनता से कि जनता जिसे अन्यायपूर्ण ऐसा न माने, सहजता से, आनंद से यह तो हमें देना ही चाहिए, कर्तव्य भावना से उस कर को दे। इस प्रकार से कर लगाना, और उस कर का विनियोग कैसे करना, तो उसके बारे में भी कहा है कि जिस प्रकार से समुद्र में से बाष्पीकरण के कारण समुद्र के जल के कण ऊपर उठते हैं और बादल बनकर फिर पृथ्वी पर बरसते हैं, लौटा देते हैं सब कुछ, इसी प्रकार से शासक भी अपना जो खजाना है उसे इसके लिए निर्माण करे, इसके लिए संपन्न रखे कि वह इसे समाज जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से आवश्यकता अनुसार उसका विनिमय कर सके। बड़ा खजाना निर्माण करना यह शासन का, अच्छे शासक का लक्षण नहीं है। पर्याप्त खजाना आवश्यक है कि जो आपत्ति के काल में समाज जीवन को उबार सके। इस प्रकार से कर का यह छठा उसका घटक है। और सातवां जो घटक है वो मित्र है। मित्र का अर्थ है जो शासक है, जो राष्ट्र का शासन चलाने वाला है, उसके साथ मित्र भाव रखने वाला समाज का बहुत बड़ा तबका रहे। यह मित्र का भाव रखने की दृष्टि से वह समाज के जो विद्वान हैं उनके साथ में शासक मैत्री को स्थापित करता है। समाज जीवन के अलग अलग जातियों के जो प्रमुख हैं उनके साथ में शासक मित्रता स्थापित करता है। समाज जीवन में जो शिक्षण क्षेत्र के जो पुरोधा हैं उनके साथ में
मित्र भाव स्थापित करने का, समर्पण भाव से जुड़ने का प्रयास शासक करता है, ऐसा जब होता है तब अंतर्गत रक्षण व्यवस्था बहुत अच्छी चलती है। यह सभी बातें जो है, इनमें से कई बातें जो हैं, जैसे दुर्ग का विषय है, जैसे गुप्तचर का विषय है, जैसे मित्रता का विषय है, यह तो हमारे जो राष्ट्र के बाहर की सीमा, राष्ट्र की सीमाओं के बाहर के जो देश हैं, समाज हैं, उनके बारे में भी शासक को सजगता से इनका उपयोग करना होता है। ऐसे हमारी गुप्तचर व्यवस्था रहे वहां कि जो पहले से ही हमारे राष्ट्र के विरोधी शक्तियों को चयनित करें, उनको निरीक्षण परीक्षण से तय करें और फिर राष्ट्र की ओर से उनका निराकरण करने की व्यवस्था की जाए। तो इस दृष्टि से गुप्तचर व्यवस्था ऐसे विदेशी राष्ट्रों में अपने राष्ट्र के लिए मित्र निर्माण करना। आज हम देखते हैं कि मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद में देश से बाहर ही बहुत प्रवास किए। लोग कहने लगे ये तो विदेश में रहने वाला प्रधानमंत्री है, लेकिन पूरे विश्व भर में मित्र निर्माण का जो काम मोदी जी ने किया, उसके बहुत सारे फल आज हम भोग रहे हैं, सहजता से प्राप्त कर रहे हैं। तो मित्र, राष्ट्र की सीमाओं के बाहर भी मित्र निर्माण करना, यह भी रक्षण व्यवस्था का काम होता है। रक्षण व्यवस्था का अंतिम जो हिस्सा है वह बताकर मैं कुल व्यवस्थाओं का संक्षेप करके इस व्याख्यान को समाप्त करूंगा। वह अंतिम जो उसका जो कर्तव्य है वह है कृण्वन्तो विश्वमार्यम का। केवल हमारे राष्ट्र की सीमाओं के अंदर जो समाज है वही आर्य बने, वही सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए, वही कुटुंब भावना से ओतप्रोत बने, इतना ही हमारा लक्ष्य कभी नहीं रहा। पूरे विश्व को आर्य बनाएंगे, और ये दोनों अर्थों में, क्योंकि पूरा विश्व भी इसका लाभ प्राप्त कर सके, पूरा विश्व जीव का समाज जीवन जो है वह सुख संपन्न हो जाए, शांति संपन्न हो जाए, यह तो एक उसका कारण है। दूसरा कारण यह है, यदि यह पूरे विश्व का आर्यकरण नहीं हुआ, पूरे विश्व को सर्वे भवन्तु सुखिनः की दीक्षा हमने यदि नहीं दी, तो वहां निर्माण होने वाले जो बर्बर आक्रांता हैं, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः को नष्ट करने वाले ऐसी शक्तियां हैं, वह भारत को भी सुख संपन्न, समाधान संपन्न, समृद्धि संपन्न नहीं रहने देगी। यही भारत का इतिहास रहा है। भारत ने जब से इस विश्व भर में कृण्वन्तो विश्वमार्यम करने वाली हमारी जो राष्ट्र की प्रणालियां हुआ करती थी, वह विद्वज्जन हुआ करते थे, वह विद्या केंद्र हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे, सम्राट हुआ करते थे। इस कृण्वन्तो विश्वमार्यम की रचना को जब से हमने दुर्बल किया, नष्ट किया, भारत पर आक्रांताओं ने आक्रमण करने शुरू किए। इसे ध्यान में रखकर हमें कृण्वन्तो विश्वमार्यम, हमारी रक्षण व्यवस्था की, शिक्षण व्यवस्था की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसे समझना होगा। इस प्रकार से ये सब व्यवस्थाएं जो हैं, तीनों ही व्यवस्थाएं, ये तीनों ही व्यवस्थाएं सर्वहितकारी, हर व्यक्ति के हित की ऐसी व्यवस्थाएं हैं। यह सर्व समाज के हर सदस्य को व्यापने वाली, हर व्यक्ति के लिए यह तीनों व्यवस्थाएं हैं। इस प्रकार से हर व्यक्ति का इसमें सहयोग लेने वाली, हर व्यक्ति को इसमें दायित्व की जो समझ है उसे निर्माण करने वाली ऐसी यह तीनों व्यवस्थाएं हमारे यहाँ रही हैं, जिसके कारण तीनों व्यवस्थाएं एक दूसरे का आधार लेकर इस राष्ट्र को विश्व गुरु तक ले जा पाई। अभी आज की दृष्टि से हमें यदि विचार करना है तो एक अंतिम बिंदु बताकर इन राष्ट्र की व्यवस्थाओं का महत्व समझाकर मैं अपने आज के कथन को समाप्त करूंगा। जो राष्ट्र की व्यवस्थाएं हैं, इनके बारे में अंग्रेजों का अनुभव जो था, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों ने सबसे पहले तो भारत की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर अपनी शिक्षा व्यवस्था को यहाँ पर स्थापित किया, लेकिन शीघ्र ही उनके ध्यान में आया कि यह शिक्षण व्यवस्था जो है यहाँ पर बीज नहीं पकड़ रही, यहाँ पर स्थापित होने में कठिनाइयां निर्माण हो रही हैं।
इसका विश्लेषण जब उन्होंने किया तो उनके समझ में आया कि भारत की जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, वित्त व्यवस्था, वाणिज्य व्यवस्था, जल प्रबंधन व्यवस्था, यह सब व्यवस्थाएं, इसकी जो भाषा क्षेत्र की व्यवस्थाएं, भाषाओं की का क्षेत्र है, इनका जो विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है, इनका इतिहास का क्षेत्र है, इनका कृषि का क्षेत्र है, यह सभी क्षेत्र तो भारतीय दृष्टिकोण से चल रहे हैं। और यह जब तक भारतीय दृष्टिकोण से चलेंगे तब तक शिक्षा भारतीय नहीं अंग्रेजी नहीं बनेगी। यह उनके ध्यान में आते ही उन्होंने भारतवर्ष की सारी व्यवस्थाओं को नष्ट कर अपनी व्यवस्थाओं को यहाँ पर हम पर थोपा। और आज हम देखते हैं कि आज हमारी इन सभी व्यवस्थाओं का जो आधार है वह अंग्रेजों ने यहाँ पर जो स्थापित व्यवस्थाएं की थी, शासन प्रशासन से लेकर शिक्षण तक, यह सभी व्यवस्थाएं अभारतीय हैं। और इन सभी व्यवस्थाओं को जब तक हम भारतीय बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, हम फिर से भारतीय जीवन की प्रतिष्ठापना करने में कभी सफल नहीं होंगे। इसे ध्यान में रखकर हम जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, भाषा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, रक्षण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इतिहास के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कला कारीगरी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारी रक्षण व्यवस्था के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शिक्षण व्यवस्था के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जिस भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के भारतीयकरण के प्रयास समसामयिक, समांतर, समन्वित ऐसे हमें शुरू करने होंगे। और इस दृष्टि से हम सब अपना दायित्व को समझें और इस दायित्व के निर्वहन की दृष्टि से प्रयास करें, अपने को सक्षम समर्थ बनाएं। यही वास्तव में आज के इस व्याख्यान से अपेक्षित ऐसा संदेश है। अगला हमारा जो व्याख्यान होगा उसका विषय होगा भारतीय शोध दृष्टि, क्योंकि शोध का क्षेत्र ऐसा होता है जो शोध के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करता है, वही विश्व का नेता माना जाता है। और इस दृष्टि से भारतीय शोध दृष्टि का विचार हम अगले व्याख्यान में करने वाले हैं। यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हम कुछ सवाल लेंगे। जिन्हें कोई सवाल पूछना है आज के व्याख्यान के ऊपर, कृपया अपना हैंड रेज कीजिएगा। पहला सवाल कुलकर्णी जी पूछना चाहते हैं। कुलकर्णी जी। नमस्ते जी। मेरा सवाल नहीं है, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि व्याख्यान पुष्प 30 और 32 अपलोड हुए नहीं हैं, वो लिस्ट जल्दी करें जी। स्वाति जी आप जरा ध्यान दीजिए, उन्होंने पहले भी मैसेज भेजा हुआ है। जी सर, कुलकर्णी जी ने। मैं देखती हूँ। कुलकर्णी जी आप कहाँ रहते हैं? पुणे में जी। जी पुणे में पर्वतीय एरिया। पुणे। अरे लो, मैं 4 दिन पुणे में था, 5 दिन पहले पता होता तो मिल लेते हम। ठीक है, अगली बार मिलेंगे। धन्यवाद। किसी और को कोई सवाल पूछना है तो कृपया हैंड रेज कीजिएगा। किशोर जी आपने पूछना चाहते हैं? किशोर जी पूछिए। मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ कि जैसा अभी आपने बताया कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, मगर किशोर जी अभी आपसे बात कर रहे हैं क्या? हाँ हाँ बोलिए। हाँ, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए ऐसा भी आपने बताया सुलभता से। अभी तो हम देख रहे हैं कि सभी को शिक्षा तो मिल रही है, मगर उसका उपयोग वो लोग नहीं कर पाते हैं। यानी जितने सुशिक्षित निर्माण होना चाहिए, अपनी अपेक्षा है उसके अनुसार वो नहीं होते। सिर्फ वो यानी जो मुफ्त में मिल रहा है उसका लाभ लेना और इसमें सेवा में वो भी नहीं करते उसका हैं। उपयोग करना, यही उसका उनका ये है। यह भी नहीं रहता कर रहे हैं। हाँ, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो देखिए किशोर जी, इसे मैं इष्टापत्ति मानता हूं। अच्छा। इष्टापत्ति उसे कहते हैं जो दिखने में तो आपत्ति होती है,
लेकिन उसके कारण हमारा इष्ट होता है। देखिए, आप जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनका थोड़ा सा अध्ययन करिए, आपके ध्यान में ऐसा आएगा कि जो जितना वर्तमान शिक्षा से अधिक प्रभावित है, अधिक शिक्षित है, वो भारतीयता से उतना ही दूर चला जाता है। हाँ, तो एक ढंग से तो हम भगवान की कृपा माने कि कई लोग, कई बच्चे ऐसे हैं जो इसका लाभ नहीं ले रहे। लेकिन चिंता की बात हमारे लिए यह होनी चाहिए कि उनके भारतीयता की शिक्षा की भी व्यवस्था तो होनी चाहिए। हमने चिंतित तो भारतीयता की शिक्षा के लिए होने की आवश्यकता है। और इस दृष्टि से भारतीय शिक्षण मंच ने कुछ पाठ्यक्रम तैयार किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है उनके लिए विद्यालय तैयार नहीं हो रहे हैं कि जो इस प्रकार का कोई अपने विद्या केंद्र में उस पाठ्यक्रम को चला सके। तो भारतीयता की शिक्षा का आग्रह हमारा होना चाहिए, अधिक से अधिक विद्यालयों में इसकी स्थापना हो, इसका प्रयास होना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल अनीता बीर से पूछना चाहती है। अनीता जी पूछिए। अनीता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अनीता जी पूछिए। अनीता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। नमस्ते। हाँ, मैं पूछना ये चाहती हूँ कि आपने जो समिधा पाणी के बारे में बताया, तो ऐसे हिस्ट्री में दिखाई देता है कि चाणक्य के समय तक तो समिधा पाणी का प्रावधान था, तो ये कब से मतलब छूट गया, इसके बारे में मैं कुछ छोटा सा जानना चाहती हूँ। देखिए, छूटा तो नहीं था, कम अधिक मात्रा में यह उपस्थित था। मैंने जैसे आपको बताया हाँ, कि यह जो अंग्रेज भारत में आए उससे पहले हर इच्छुक बालक की शिक्षा की व्यवस्था थी, लाखों की संख्या में विद्यालय थे। हाँ, तो जो सब विद्यालय चलते थे ये निःशुल्क ही चलते थे। तो शिक्षक का जीवन कैसे चलता था, उसका परिवार कैसे चलता था, हाँ, कुटुंब के लिए आवश्यक धन कहाँ से आता था? हाँ, तो समित पाणिता, गुरु दक्षिणा, दान, यह कुछ मात्रा में अलग अलग स्वरूप में यह तो भारत में उपस्थित रहे उस समय तक। 6-7 लाख विद्यालय चल पाए थे। हाँ, इसे हमें ध्यान में रखना होगा। और जब समाज को अंग्रेजों की लूट ने इतना निर्धन बना दिया, इस प्रकार से शिक्षा देने वाले शिक्षक की आजीविका की पूर्ति दूर रही, अपने ही परिवार की आजीविका चलाने के लिए जब लोग असमर्थ होने लग गए, अंग्रेजी शासन ने जो कर प्रणाली यहाँ पर चलाई थी उसके आतंक के कारण कई किसान ऐसे थे जिन्होंने अपनी खेती छोड़कर भाग गए वहां से कि कैसे भी जीवन जी लेंगे, लेकिन ये यहाँ पर खेती में रहकर जो अंग्रेजों का कर है, जो टैक्स है, वो इतना भारी होता था, वो देना असंभव होता था किसानों के लिए। और इसके कारण भारत में एक और तो दीनता निर्माण हो गई, दैन्य निर्माण हो गया, और दूसरी ओर लाचारी निर्माण हो गई। लेकिन उससे पहले तक तो ऐसी कोई लाचारी नहीं हुआ करती थी हमारे यहाँ, और समाज इस शिक्षा की, शिक्षकों की चिंता करता था। जो श्रेष्ठ शिक्षक होते थे उनके पीछे इस गांव के लोग खड़े हो जाते थे, उसे रक्षण की व्यवस्था भी वो करते थे, पोषण की व्यवस्था भी करते थे। इसे हमें समझना होगा। और इसके लिए केवल 200-250 वर्ष पहले के हमारी शिक्षण व्यवस्था कैसी थी उसका थोड़ा सा हम अध्ययन कर लेंगे तो ध्यान में आएगा कि शासक भी उसमें योगदान देते थे,
समाज जीवन के जो वणिक लोग, जो ज्येष्ठ श्रेष्ठी लोग हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे, वह भी योगदान दिया करते थे। हरिओम। अनीता जी। हेलो, हाँ, बोलिए। क्या मेरी आवाज आ रही है? तो हाँ, मैं बहुत अच्छी आ रही है, हाँ बोलिए आप। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो मैंने एक भारतीय शिक्षण मंडल का नाम शायद आपने सुना होगा। हाँ, तो बहुत अच्छी बात। उसके लिए मेरे पिताजी ने एक नैतिक शिक्षण प्रकल्प करके एक अभ्यासक्रम तैयार किया था। तो उसके अंतर्गत मैंने ये देखा है कि इसी तरह का अलग से प्रावधान आज की इस समाज व्यवस्था के अनुरूप हो, इस तरह का उन्होंने विचार किया था। तो बस इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती थी, इतना ही है। बहुत अच्छा बताया आपने। आप जरा फोन पर एक बार बात करेंगी तो ये जो जी आपको जरूर, बता रही है जरूर नैतिक सर। पाठ्यक्रम, जी उसके बारे में जरूर करूँ। मैं भी हाँ, उत्सुक हूँ इससे अधिक मैं जानने पुणे के में लिए। ही रहती हूँ। मैं पुणे में ही तो रहती हूँ, सहकार नगर में। अब अभी तो मैं ठाणे आ चुका हूँ, अच्छा। फोन पर हमारी बात हो सकती है। जी जी, मैं जरूर फोन करूंगी। आपका फोन हाँ, नंबर मुझे कहाँ से मिलेगा? अनीता जी, मैंने मेरा नंबर शेयर किया है अभी चैट बॉक्स में। आप ओके। मुझे संपर्क कीजिए, मैं आपसे बात जी करूंगी और केड़कर सर का नंबर भी जी, आपको। जरूर जरूर जी। जरूर जरूर जरूर। धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा, कुलदीपिका जी भाग्यनगर से पूछना चाहती है। कुलदीपिका जी, पूछिए। नमस्कार सर. माझा नमस्ते। एकच प्रश्न होता की ह्या शिक्षण पद्धतीमुळे स्वार्थ भावना वाढत चाललेली आहे आणि ही स्वार्थ भावना कशी कमी करता येईल, त्याच्यासाठी मार्गदर्शन हवंय. यह जो शिक्षण व्यवस्था है, प्रश्न ऐसा है कि वर्तमान शिक्षा यह स्वार्थ को बढ़ावा देती है। स्वार्थ भावना जो बचपन यानी जन्म से ही नवजात अर्भक के मन में स्वार्थ भाव तो होता ही है, उसको बढ़ावा देने वाली है जो शिक्षण व्यवस्था है, इसको कैसे बदला जा सकता है। तो बहुत सरल बात है कि भारतीय शिक्षा का हम ठीक से अध्ययन करें और इस शिक्षा के सभी पहलुओं के आधार पर हम भारतीय शिक्षा की प्रतिष्ठापना करें। कुटुंब शिक्षा, विद्यालयीन यानी गुरुकुल की शिक्षा और लोक शिक्षा। लोक शिक्षा के भी बहुत सारे हमारे यहाँ माध्यम हुआ करते थे। कीर्तनकार हुआ करते थे, प्रवचनकार हुआ करते थे, कथाकार हुआ करते थे, सन्यासी हुआ करते थे, साधु हुआ करते थे। यह सब प्रवास करते रहते थे और जहां जाते थे वह ज्ञान बांटते थे। ऐसे गांव गांव में छोटे छोटे संत हुआ करते थे, छोटे छोटे पुरोहित हुआ करते थे, जो गांव को ज्ञान बांटते थे। शिक्षा के स्तर पर, विद्यालयीन स्तर पर तो छोटे बच्चे वहां जाते थे पढ़ने के लिए, लेकिन बड़ों के लिए मार्गदर्शन करने का काम यह मंदिर के पुजारी किया करते थे, पुरोहित किया करते थे। तो यह सब हमारी लोक शिक्षा की प्रणालियां हुआ करती थी, यह सब हमने नष्ट कर डाली। तो इन सब बातों का हमें फिर से विचार करना होगा। हम जिस स्तर पर काम कर सकते हैं, जिस स्तर पर काम करने की क्षमता रखते हैं, उस स्तर पर शिक्षा की इन प्रणालियों को जागृत करने का, फिर से पुनर्निर्माण करने का हम प्रयास करें, तो यह कुछ पीढ़ियों का काम रहेगा कि हम फिर से इस प्रकार की श्रेष्ठ लोक शिक्षा की व्यवस्था की भी स्थापना कर सकें। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन करे आप, उसके लिए धन्यवाद. आपका तो प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, उसके लिए तो शब्द ही नहीं है मेरे पास. धन्यवाद सर. एक मिनिट मॅडम, एक मिनिट. त्यांनी जो आता ज्या ताईंनी सांगितलं ना, त्यांची जे शाळेची पद्धत आहे ते पुण्याचं, मला पण नंबर जर व्हॉट्सअपवर पाठवला तर खूप चांगलं होईल. हो, मला फोनवर संपर्क करा तुम्ही. बरं. त्यांचा झाल्यानंतर मी देईन. ओके ओके. आज के सत्र में यही रुकते हैं। श्लोक से हम समारोप करेंगे।
अगले गुरुवार यानी 15 सितंबर को सुबह 7:30 बजे हम जान लेंगे भारतीय शोध दृष्टि के बारे में दिलीप केळकर सर से। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। केळकर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलेंगे अगले गुरुवार 15 सितंबर को। नमस्ते।